कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब कक्षा 12 के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कविता क्या होती है, काव्य क्या है, लय ताल छंद क्या होता है, काव्य के अंग क्या क्या है, रस छंद अलंकार इत्यादि के बारे में आप लोगों को विधिवत बताया गया था। अब जैसा कि काव्य साहित्य के इतिहास का जो सबसे मुख्य भाग है, जैसा कि आपने गद्य में भी पढ़ा है कि इतिहास के काल को कितने खंडों में बांटा गया है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, और उसमें भी एक छोटी सी हेडिंग बनाइए काल विभाजन। इसके बाद लिखिए कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पहला जो आपका है वो है आदिकाल। पहला आपका है वो आदिकाल है, ठीक है। इसकी जो समय सीमा है इसको साथ साथ लिखते चलिए। ये 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है। कुछ विद्वानों ने 700 से 1400 ईस्वी तक का कार्यकाल माना है आदिकाल का, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए राजा रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित जो समय सीमा है उसको हम लोग 743 से 1343 ईस्वी तक को ही मानते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा काल आता है वो है पूर्व मध्यकाल। इस पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल का नाम दिया जाता है। इसको आप लोग यहाँ लिख लेंगे, पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल का नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी जो समय सीमा है वो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक की है। इसको भी नोट कीजिए, 1343 से 1643 ईस्वी तक। इसके बाद जो तीसरा काल है वो था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, इसी उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल का नाम दिया गया है। रीतिकाल में आप जानते हैं बिहारी इस काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। तो रीतिकाल जो आपका तीसरा देखिए, मध्यकाल को ही 2 भागों में बांटा गया, पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जो आपका है इसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने 1850 तक भी माना है, क्योंकि इसी के बाद से आधुनिक युग का आरंभ हुआ है। तो रीतिकाल के बाद चौथा हमारा जो रह जाता है वो आधुनिक काव्य ही आता है। चौथा आप लोग लिख लीजिए आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो समय सीमा है यह 1843 ईस्वी से आज तक है। 1843 ईस्वी से आज तक के काव्य साहित्य को आधुनिक काल का काव्य साहित्य माना गया है। इतना आप लोग नोट कर लें। फिर अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल। चलिए लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल, और इसकी समय सीमा को लिख लेते हैं। समय सीमा इसकी जो है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ध्यान दें हिंदी साहित्य में यही सर्वप्रथम सबसे लंबा चौड़ा समय है इतिहास का, क्योंकि इसी काल में धीरे धीरे हिंदी ने विकसित होना आरंभ किया था। जो आपने गद्य में पढ़ा कि कई भाषाओं के मेल से हिंदी खड़ी बोली का निर्माण होता गया। इसी काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हुए थे, जिन्होंने पहेलियां लिखी हैं। आप लोगों ने तमाम पहेलियां उनकी पढ़ी होंगी। चलिए एक पहेली हम इसी में पूछ लेते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे
वो मुझे जवाब देंगे। जैसा कि मैंने पिछले में पूछा था, उन्होंने लिखा है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार ताल में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। पहले को याद रखिएगा, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए, तो अब आदिकाल को हम लोग पढ़ते हैं। आदिकाल के और भी कई नाम हैं जिसको आप लोग लिख लेंगे कि इस काल को, आप लोग लिखेंगे इस काल को वीर गाथा काल, तथा चारण काल का नाम भी दिया गया है। इस काल को वीर गाथा काल और चारण काल का नाम दिया गया क्योंकि इस काल में वीरों की कथाएं लिखी गई हैं। यह वह समय था जब धीरे धीरे भारत में हिंदू संस्कृति जो थी वह अपने पतन की ओर जा रही थी और भारत में इस्लाम का उदय हो रहा था। विदेशी आक्रामकों से भारतीय जनता त्रस्त हो चुकी थी। ऐसे समय में जो हमारे देश के छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे, ये आपस में बहुत लड़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों का साथ देते हुए अपने देशवासियों के साथ विद्रोह भी किया था। जयचंद और पृथ्वीराज इनमें से प्रमुख रहे हैं। इन दोनों की लड़ाइयाँ जैसे ऐसे ही और भी बहुत से राजा हुए, जैसे मालवा के, राजस्थान के, या फिर आप देखिए चित्तौड़ वगैरह में जो छोटे छोटे प्रांत हैं, ये राजा लोग आपस में इतना लड़ते थे कि इनकी लड़ाइयों की कथा जो थी वो किसी अंतहीन कहानी की तरह थी जिसका कोई अंत नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़ लिया करते थे। आप कभी परमावनाशों को पढ़ेंगे, जगनीक ने लिखा है जो आलाखंड जो उनका, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और तमाम लोगों के बारे में उन्होंने उसमें बताया कि कैसे ये लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ लिया करते थे। तो ऐसे समय में जो इनके राज्य में रहने वाले इनके यहाँ के कवि लोग हुआ करते थे, जैसा कि आपने पढ़ा कि कविता का उदय सर्वप्रथम हुआ था। जो कवि लोग थे वो क्या करते थे, इन राजाओं की लड़ाइयों का वर्णन करते थे और अपने अपने पालक राजा की, जिसके यहाँ रहते थे उसकी ज़्यादा प्रशंसा करते थे। वो हार जाए तब भी उसकी खूब बड़ाई करते थे, जिसको कहते हैं ना भोपाल बनाते थे। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति यही थी कि वीरों की कथा का वर्णन, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। और चारण उन लोगों को कहा जाता है जो किसी राजा के दरबार में रहकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उनको चारण कहते हैं। तो चारण लोगों ने ही ये वीर गाथा की, इसीलिए इस काल को चारण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ये तो प्रमुख नाम थे। इसके बाद एक और छोटी सी हेडिंग आप लोग बनाएंगे, आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, विशेषताएं और प्रवृत्तियां, ये परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर का जो आता है आपका प्रश्न कि आदिकाल की या किसी भी काल की विशेषता पूछी जाती है, तो कम से कम 4 विशेषताएं हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता, इस काल में वीर रस की प्रधानता होती थी। वीर रस की प्रधानता, जो भी काव्य लिखे जाते थे उनमें सबसे प्रमुख होता था वीर रस। लड़ाइयों का जो वर्णन किया गया उनमें योद्धाओं की वीरता का ही अधिक वर्णन था। जैसा कि इसकी आगे की झलक जो आपको मिलेगी, आपने जैसा कि पिछली कक्षा में अभी रीतिकाल के कवियों ने भूषण को पढ़ा था। रीतिकाल में भूषण ने आदिकाल की धारा को पढ़ा था, वो रीति मुक्त हो गए थे और उन्होंने वीर रस में लिखा था। जैसे आपने शिवा शौर्य में पढ़ा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो ऐसे ही कुछ आदिकाल में भी लिखा जाता था। ये शिवा शौर्य तो रीतिकाल का है, किंतु आदिकाल में भी ऐसा ही कुछ होता था। अभी एक उदाहरण छोटा सा मैं देता हूँ। दूसरा जो है, वीर रस के बाद इस काल में अतिशयोक्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। अतिशयोक्ति का मतलब अतिशय का अर्थ होगा सबसे अधिक, और उक्ति माने कहना। अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है जिसमें इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाता है कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। जैसे उदाहरण में बताते हैं ना कि वही कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये अतिशयोक्ति है कि राणा की आंख की निगाहें नहीं उनकी मुड़ने पाई कि चेतक घोड़ा मुड़ गया। या अतिशयोक्ति, या
आंखों में कोई हैंडपंप तो लगा नहीं है, इस तरह ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति का प्रयोग और वीर रस का प्रयोग। तीसरी विशेषता जो इस काल की है वह है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है, इसमें सभी वीरों के युद्ध कौशल, उनके सैन्य संचालन इत्यादि के तरीके का वर्णन है। घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल, रथी, महारथी जो भी थे सब कुछ लिखा है। और जो प्रमुख विशेषता एक और है वो है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इतनी प्रशंसा की गई है कि अगर 1 रुपया दान किए हैं तो 1 करोड़ के बराबर बता करके लिखा गया है। तो आप उनकी विशेषता भी लिख लेंगे, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। ठीक है, ये 4 विशेषताएं। अब इसका एक उदाहरण सुनिए। लिखते हैं जिगनी महोदय अपने परमार रासों में कि एक युद्ध हो रहा है। घोड़े पर बैठा हुआ योद्धा किस तरह से चलता है, मतलब घोड़ा जो चलता है, जैसे आपने चेतक के बारे में पढ़ा, श्याम नारायण पांडे जी ने जो लिखा है हल्दी घाटी के युद्ध में कि रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, जयराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसे जिगनी लिखते हैं कि डिगनी डिगनी उड़ा बछेरा, ना भूई गिराना सरगे जाए। मतलब इतनी टूटी भाषा है कि वो ऐसा उड़ता है घोड़ा, इतना स्पीड से चलता है कि ना जमीन पर चल रहा है ना स्वर्ग में जा रहा है, बीच में हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अतिशयोक्ति भी है, वीर रस भी है। तो इस तरह से ये 4 इस काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस काल के साहित्य की ओर चलें कि कौन कौन सी रचना हुई या कौन कौन से लेखक हुए हैं। हिंदी में आदिकाल आरंभ हुआ तो सबसे पहला कवि कौन है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए, जगह डालिएगा आदिकाल के साहित्य। ठीक है, हेडिंग होगी हमारी आदिकाल के साहित्य। अब लिखिएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से प्रमुख के नाम निम्नलिखित हैं। पहला जैन साहित्य। पहला है आपका जैन साहित्य। नहीं, 1 मिनट, जैन साहित्य को पहला नाम माना करके हम लोग पहला लिखेंगे सिद्ध साहित्य को। ठीक है, सिद्ध सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य का मतलब विभिन्न संप्रदाय थे। सिद्ध संप्रदाय वाले सरल भाव से भगवान की भक्ति किया करते थे। तो पहले पर ये लोग आए, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा, जो किताबें लिखी, वो सिद्ध साहित्य कहा गया। दूसरा जो आया वो था जैन साहित्य। ठीक है, दूसरा साहित्य जो आदिकाल में लिखा गया वो था जैन साहित्य। तीसरा आया नाथ साहित्य। ठीक है, चौथा जो लिखा गया वो था रासो साहित्य। चौथा लिखा गया रासो साहित्य। ठीक है, और जो 5वां और अंतिम था वो था लौकिक साहित्य। अब एक बार हम लोग संक्षेप में इनका परिचय भी प्राप्त करते हैं। मैंने बताया सिद्ध संप्रदाय के लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य है। जैन
तात्पर्य है कि इन चारों से हट करके जिन लोगों ने लिखा, जैसे आप जानते हैं कि आदिकाल में सभी लोगों ने डिंगल पिंगल भाषा में लिखा है, ठीक है, आप लिख लेंगे आदिकाल की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल है। आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल, ठीक है, आदिकाल में काव्य की भाषा डिंगल पिंगल थी। और बाकी सब ने ऐसे टूटी फूटी, डिंगल पिंगल में क्या था, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग था अधिकांशतः। बाकी के ऐसे ही आमतौर पर बोले जाने वाले हजारों भाषा अगर रही हो तो हजारों के शब्द, हजारों नहीं थे लेकिन फिर भी जो इधर भी भाषाएं थी देश में सब मिलाकर अपने अपने प्रांत के अनुसार। तो इन चार साहित्य यानी सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य से हट करके जिन्होंने रचनाएं की वो लौकिक साहित्य कहे जाते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सिद्ध साहित्य, ठीक है। सिद्ध साहित्य को हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध साहित्य में लिखिएगा कि सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का, बौद्ध धर्म के वज्रयान का, वज्रयान, हीनयान, महायान, ये सब बौद्ध धर्म के अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो लिखिएगा कि सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार प्रसार करने के लिए लोक भाषा में या साधारण भाषा में जो साहित्य लिखे हैं वह सिद्ध साहित्य कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने, नहीं, सिद्ध संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार प्रसार करने के लिए साधारण भाषा में जिन साहित्यों की रचना की वे सिद्ध साहित्य कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य में तीन प्रमुख लेखक हैं, आप लिखिएगा। रचनाएं एक और लिख लीजिए, ठीक है, एक और कवि, यहाँ लेखक ना लिख करके कवि। पहले नंबर पर आपके जो कवि आते हैं, रचना जो होती है वो है दोहा घोष। आदिकाल में भी दोहा चौपाई का लिखना आरंभ हुआ था। दोहा चौपाई की परंपरा के जनक अगर पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे सरहपा। ठीक है, इन्होंने 769 ईस्वी में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लिखिएगा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, यानी हिंदी में पहले कवि जो हुए हैं वह सरहपा है। ठीक है, सरहपा हिंदी साहित्य के पहले कवि हैं। 769 ईस्वी में इन्होंने दोहा घोष नाम का एक ग्रंथ लिखा जो हिंदी में पहला काव्य साहित्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो हैं उन्होंने लिखा है चर्यापद और नाम है सबरपा। चर्यापद नाम का ग्रंथ लिखने वाले हैं सबरपा। ठीक है, सबरपा, देखिए नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सरहपा और सबरपा। सरहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं, इनके बाद हुए ये सबरपा। और तीसरे जो आपके कवि हैं वो है डोमदीपा। ठीक है, डोमदीपा नाम के संत साहित्य में कवि हुए हैं जिनकी रचना है डोम्बी गीतिका। दो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, तो लिख लीजिएगा। पहली रचना की डोम्बी गीतिका और दूसरी है योगचर्या। इनकी दो रचनाएं हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, योगचर्या। तो सिद्ध साहित्य में ये तीन प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रचनाएं की हैं। इसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग जैन साहित्य।
ठीक है, हेडिंग डालें। नंबर 2 जो आपका था है जैन साहित्य। कुछ कवि लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, छोटे छोटे नाम हैं, छोटी छोटी रचनाएं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी प्रदेशों में, तो अब यहाँ से आपकी परिभाषा शुरू से लिखिए, भारतवर्ष के पश्चिमी प्रदेशों में जैन धर्म के साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार करने के लिए साहित्य रचनाएं की और उनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं जैन साहित्य कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि पश्चिमी प्रदेशों में या भारत के पश्चिमी प्रदेशों ने जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो रचनाएं की, वे सभी काव्य कृतियाँ जैन साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। जैन साहित्य के कवियों में इनके बारे में एक और आप लिख लीजिए, कवि का नाम, दूसरी ओर रचना। ठीक है, इस साहित्य के जो पहले कवि हैं वो हैं देवसेन। देखिए, इन लोगों के आगे जिन शब्द लगता है, जिन आप लगाइए या ना लगाइए, ये हैं देवसेन। ठीक है, देवसेन ने जो रचना लिखी थी उसका नाम है श्रावकाचार। श्रावकाचार, ठीक है, ये थे पहले कवि। ठीक है, दूसरे जो आपके हुए हैं जिन विजय, इनका नाम जिन विजय। इनकी जो रचना आपको लिखनी है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये एक ही रचना है जिसके बड़े मतलब 3 शब्दों में नाम लिखे गए हैं। तीसरे हैं जिन सूर्यकृत, जिन धर्म सूर्यकृत, यानी कि नाम उनका, ये जिन कहलाते थे, जैन धर्म के साधु थे, नाम है धर्म सूर्य। ठीक है, धर्म सूर्य नाम के जो कवि हैं, इन्होंने रचना लिखी है, उसका नाम है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास, ये स्थूल भद्र है, स्थूल भद्र रास। और विजय सेन है एक और कवि, जिन विजय सेन सूर्य। तो आप देख सकते हैं चौथे कवि का नाम जिन विजय सेन सूर्य। ध्यान रखिएगा, जिन विजय और जिन विजय सेन सूर्य 2 लोग हैं। जिन विजय की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास और जिन विजय सेन सूर्य की रचना जो है वह रेवंत गिरि रास। लिखिएगा, रेवंत गिरि रास। ठीक है, ये 4 प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं जो आती हैं वो जैन साहित्य में ली गई हैं। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग डालेगा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में केवल एक रचना आपको लिखनी है, गुरु गोरखनाथ की, जो कि अभी तक प्रमाणिक रूप से प्राप्त हुई है। तो हेडिंग बनाइएगा नाथ साहित्य। ठीक है, लिखिए ठीक है। नाथ साहित्य के लिखिएगा कि नाथ संप्रदाय के जो साधु थे वे हठ योग की परंपरा मानते थे। ठीक है, हठ योग क्या होता था, वो भी योग ही करते थे, लेकिन हठ योग जैसे जिद करके भगवान को खुश किया जाए। एक होता है कि हम लोग भगवान को यथासंभव जो भी हमारे पास है वही चढ़ा कर पूजा पाठ करके भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। दूसरा होता है हठ योग, जिसमें हम जबरदस्ती करेंगे कि भगवान को खुश होना पड़ेगा,
जैसे आप जानते हैं कि रावण को देखिए, उसने थोड़ा सा हठ योग अपनाया, उसने भगवान को बुलाया, बहुत तपस्या की, कई सालों तक की, भगवान नहीं आते हैं तो उसे गुस्सा आ गया। इतना मतलब बैठ के आज हम 10 साल से केवल जप रहे हैं, ब्रह्मा आओ शंकर आओ, और आ नहीं रहे हो तुम लोग, तो अब जाओ हम तुम लोगों को जबरदस्ती बुलाएंगे, या तो आओगे या तो हम मर जाएंगे, और अपने सिर काट काट करके वो यज्ञ में आहुति देने लगा। तो इस तरह से ये हठ योग है कि जबरदस्ती भगवान को बुलाया जाए, कि जब हम अब मरने के लिए उद्यत हो जाएंगे तो भगवान थोड़े चाहेंगे तुम मर जाओ, वो अलग समय था, आगे थे। तो ऐसे ही जो हठ योगी थे ये बैठ जाते थे अन्न पानी सब कुछ त्याग करके समाधि में, जब तक इनका योग सध न जाए, इनका आत्मा परमात्मा का एकाकार न हो जाए, ये अपना योग नहीं छोड़ते थे। तो ये हठ योगी थे नाथ संप्रदाय के लोग। तो आप लोग आप लिखिएगा कि गुरु गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का व्यवस्थापक माना जाता है। इन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 1200 कुछ के आरंभ में, सन 1200 कुछ ईस्वी में इन्होंने अपना साहित्य लिखा था। तो इनकी रचना जो है वो है गोरखवाणी, ठीक है। नाथ साहित्य में आप लिखिएगा कि नाथ संप्रदाय के संतों ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखे हैं वो नाथ साहित्य कहलाते हैं। नाथ साहित्य में गुरु गोरखनाथ कृत गोरखवाणी, तो लिख लीजिएगा, एक ही रचना है, गोरखनाथ कृत। ये कृत शब्द जो है वो कृत का मतलब होता है रचना, और नाम है गोरखवाणी। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन, योग के गुण, योग के तरीके, तमाम चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद दो और छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम लोग लिखते हैं अगली हेडिंग डालेंगे, रासो साहित्य, जो आदिकाल का सबसे प्रमुख साहित्य रहा है, उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे रासो साहित्य। और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि वीर गाथा काल में राजाओं के दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हुए उनके चरित्र पर आधारित जो काव्य साहित्य लिखे हैं वे रासो साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। ये साहित्य जो था ये बाकी के सभी साहित्यों से, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, सबसे अलग था। इसी में वीर रस की प्रधानता मुख्य रूप से हुई है, ठीक है। तो रासो साहित्य में कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम हैं, जल्दी से इसको हम लोग लिख लेते हैं। एक और लिखेंगे आप लोग कवियों के नाम, दूसरी ओर रचना का नाम। जो हर परीक्षा में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट ही नहीं, स्नातक और परास्नातक तक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो आपके यहीं से शुरू होते हैं। पहले कवि हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके बाद दूसरे हैं जगनीक। जगनीक ने लिखा है परमाल रासो, जिसको आघा खंड भी कहते हैं। आघा जो गाया जाता है वह परमाल रासो है, ठीक है। इन्होंने लिखा, इसको आप लिख लेंगे, इसी को आघा खंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो थे आपके जगनीक, ठीक है। इसके बाद दलपति विजय नाम के एक कवि हुए जिन्होंने कुमार रासो लिखा है। तीसरा दलपति विजय, लिखिएगा, इनकी रचना का नाम है कुमार रासो, ठीक है। इसी तरह से नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है। चौथे जो आपके हैं वो नरपति नाल, इनकी रचना है बीसल देव रासो।
ठीक। और एक अंतिम कवि हैं इस काल के, जिन्होंने सारंगधर जिनका नाम है, उन्होंने हम्मीर रासो लिखा है। 5वें कवि का नाम लिख लीजिए, सारंगधर, इन्होंने लिखा है हम्मीर रासो। रासो साहित्य के ये प्रमुख 5 ग्रंथ हिंदी आदिकाल के सबसे प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर आधारित चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। आप अगली लाइन में लिख लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है लौकिक साहित्य, उसको जल्दी से हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम लोग भक्ति काल, पूर्व मध्य काल जो आता है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, जो भी अगर कहीं कोई समस्या होगी तो पूछते रहिएगा। अंतिम है आपका जो हमने बताया था आपको 5वीं हेडिंग है लौकिक साहित्य। अब इसमें लिख लीजिएगा कि कुछ कवियों ने आदिकाल की परंपरा से हट करके स्वच्छंदता पूर्वक रचनाएं की हैं। उन रचनाओं को लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन आदिकाल में ही है, उसके बाद का नहीं। ठीक है। लिखिएगा कि आदिकाल में ही कुछ कवियों ने परंपराओं से हट करके स्वच्छंदता पूर्वक कविताएं लिखी हैं, जिनको लौकिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। इनमें जो 2 चीजें उपलब्ध हैं, पहला है कुशल राय वाचक द्वारा रचित, तो कवि का नाम इधर, दूसरी ओर रचना। ठीक है। कवि का नाम है कुशल राय वाचक। ठीक है। राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखते हुए इन्होंने लिखा है ढोला मारूरा दुहा। ठीक है। ढोला मारूरा दुहा, थोड़ा सा अच्छा नाम है इस रचना का, इसको याद रखिएगा। और दूसरे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो अपनी पहेलियों के लिए ही प्रसिद्ध थे, तो खुसरो साहित्य, इनकी रचना को ही खुसरो साहित्य कहते हैं या पहेलियां ही कहा गया है। ठीक है। आप लिखेंगे खुसरो की पहेलियां। देखिए खुसरो ने खड़ी बोली में रचनाएं की थी, और जो कुशल राय वाचक जी हैं इन्होंने संभवतः राजस्थानी मिश्रित बिंगल पिंगल से थोड़ा हट करके लिखा, और परंपरा वीरगाथा वगैरह की चीजें जो थी इन्होंने छोड़ दिया, साधारण सी भाषा में लिखा। यहाँ जाकर के आपका आदिकाल का जो कथानक था वो समाप्त होता है। थोड़ा आज का वीडियो हम लोगों का बड़ा हो गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा। कोई समस्या होगी, कुछ ना समझ में आएगा तो हमसे पूछते रहिएगा। जो पहली मैंने पूछी है उसका जवाब मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं। ठीक है। आगे हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी से हेडिंग डाल दीजिएगा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।